नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ईरान है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान की रिजीम चेंज है, ये सब तो है ही। लेकिन आप एक बात सोचिए, ये एक पूरी एनालिसिस वीडियो होने वाली जहां पर हम इस पर्सपेक्टिव के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर यूएस और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इतना पीछे क्यों पड़े हैं। क्योंकि अगर हम प्रोस्पेक्ट्स देखें कि कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है और वो ईरान से बड़ा थ्रेट है यूएस के लिए और यूएस की पूरी जो दादागिरी है उसके लिए, तो उसमें सबसे बड़ा नाम तो नॉर्थ कोरिया का आता है। नॉर्थ कोरिया को तो सबसे बड़ा थ्रेट खुद यूएस ने माना है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इतना बेचारे परेशान हो गए थे कि वो मिलने चले गए थे किम जोंग उन से, ये स्थिति हो गई थी। और हमेशा से, आज से नहीं, लगभग 1950 से यूएस जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट अगर अपने ऊपर किसी को मानता है तो वो नॉर्थ कोरिया को मानता है। तो फिर यूएस आखिर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के, जिसको वो लगातार बढ़ाते जा रहा है 2006 के बाद से, आप देखिए तो नॉर्थ कोरिया ने इतने सारे न्यूक्लियर टेस्ट कर डाले। नॉर्थ कोरिया हमेशा न्यूक्लियर की धमकी देता रहता है, बहुत खुलेआम धमकी देता रहता है। फिर यूएस क्यों नॉर्थ कोरिया को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश नहीं करता? और ये ईरान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये इस्लामिक बॉम्ब का क्या कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न मीडिया में खूब ज़्यादा इस्तेमाल होता है? ये सबको हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर। डिटेल में आप इस वीडियो में बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी आपके लिए लोएस्ट एवर प्राइस पर फाउंडेशन बैच लेकर के आया है। सिर्फ 16,999 पर आपको ये बैच मिल जाएगा। इस बैच के अंदर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे और ये आपके लिए बेस्ट बैच होने वाला है। इसी से इस बार जब रिजल्ट आया यूपीएससी सीएससी का तो रैंक 1, रैंक 20, ये सारी रैंक्स इसी बैच से निकल करके आई। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर आज लास्ट डेट है 30 अप्रैल, यानी कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आपके पास आज आखिरी दिन है इस ऑफर को अवेल करने का। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं APYT10 और इस बैच को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, यूएस और इजराइल का एक बहुत सिंपल सा मोटिव है। उनको पता है कि भाई ईरान के पास जो यूरेनियम है, यूरेनियम का स्टॉक पाइल है, एक बहुत बड़ा यूरेनियम का स्टॉक पाइल है उनके पास, जिसका एनरिचमेंट 60% है। मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो करी थी कि 60% एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, 90% एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा अगर आपको इसके डिटेल्स में घुसना है। लेकिन यहाँ पर उनको पता है कि 60% का एनरिचमेंट वाला यूरेनियम इनके पास है और 90% एनरिचमेंट अगर ये अचीव कर लेते हैं तो वेपन बनाना मजाक की बात हो जाएगी इनके लिए और वेपन बना लेगा ईरान। और उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई है वेपन बनाने के, और इसीलिए ये पूरी लड़ाई जो है वो इस पूरी चीज के ऊपर एक कह सकते हैं फोकस्ड है कि ईरान को उसके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को हमें रोकना है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से इजराइल के लिए थ्रेट है, यूएस के लिए थ्रेट है, ऐसा इनका मानना है और इसीलिए ये उसको टारगेट कर रहे हैं। दूसरा, इनका टारगेट वहाँ की इस्लामिक लीडरशिप है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए वहाँ का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है। इस्लामिक लीडरशिप और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, ये दोनों मिला करके उनके लिए थ्रेट है। अब अगर आप आज की डेट में देखो तो 9 देश ऐसे हैं जो मतलब सर्टिफाइड न्यूक्लियर नेशंस हैं, इनको सब जानते कि न्यूक्लियर नेशंस हैं, जिनमें सबसे पहले रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। ये वो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनमें से 90% जो वॉरहेड्स हैं वो अकेले रशिया और यूएस के पास है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा वॉरहेड्स हैं, 5500, टोटल 13,000 नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हालांकि इजराइल की जो पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है, तो पता नहीं उसके पास कितना होगा। नॉर्थ कोरिया के बारे में भी एक अंदाजे में बात की जाती है, उनका भी पता नहीं कितना होगा, लेकिन अमूमन अंदाज़ा जो लगाया जाता है वो 13,000 वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का है। तो 5500 वॉरहेड्स अकेले रशिया के पास और यूनाइटेड स्टेट्स के पास लगभग 5,044 वॉरहेड्स हैं। उसके बाद चाइना के पास 600 प्लस वॉरहेड्स हैं, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, इंडिया के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, नॉर्थ कोरिया के पास 60 और इजराइल के पास लगभग 90 वॉरहेड्स यहाँ पर हैं। अब आप इसके अंदर अगर देखो तो जो पहले 5 देश हैं, यानी कि रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस और यूके, ये 5 देश जो हैं वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। किसके अंदर? अंडर द एनपीटी, यानी कि नॉन प्रोलीफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी। तो एनपीटी के अंदर ये 5 जो है वो न्यूक्लियर वेपन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। बाकी इंडिया और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं उन्होंने अपने वेपन्स को टेस्ट किया, सबको पता है। और उसके साथ साथ इजराइल जो है वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को कंप्लीटली ओपेक न्यूक्लियर पॉलिसी रखता है, यानी कि भाई हम किसी को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करने वाले। अब अगर हम देखें कि
मेन प्रोस्पेक्ट्स कौन से देश हैं, किन देशों के जो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोस्पेक्ट्स हैं बहुत हाई है कि आने वाले समय में ये देश बना लेंगे न्यूक्लियर वेपन। उनमें सबसे पहला नाम तो ईरान का ही आ जाता है। ईरान वो देश है जो आराम से न्यूक्लियर वेपन बना लेगा जब उनके पास यूरेनियम है, सारे साइंटिस्ट हैं, जब उनके पास सारा सब कुछ है, सारा पैसा, साइंटिस्ट, यूरेनियम, सारे साधन हैं। भाई आपके पास सारी सब्जियां हैं तो आप सारी मतलब रॉ वेजिटेबल्स हैं तो आप सब्जी बहुत आराम से मसाला वसाला डाल के बना लोगे। वैसा कुछ स्थिति ईरान का यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप बाकी देशों में जो प्रोस्पेक्ट जिनके बहुत ज़्यादा हाई हैं देखो तो इसमें सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, जापान और टर्की, ये वो देश हैं जो कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और सारे प्रोस्पेक्ट्स, सारे चेकलिस्ट जो है उस पर ये टिक मार्क आते हैं। लेकिन ये सारे देश जो है वो एनपीटी का पार्ट हैं और इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बिना एनपीटी को छोड़े बना लें। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की बात करें तो ईरान के पास एक बहुत ही बड़ा स्टॉक पाइल है यूरेनियम का और इसी को लेकर के सारा झगड़ा है। यही बार बार यूएस कह रहा है कि यूरेनियम हमारे पास जब तक नहीं आएगा हम ये इस वॉर को कंटिन्यू रखेंगे। उनको सारा डर यूरेनियम से है। अब ईरान बार बार इस बात को बोलता है कि भाई हम जो यूरेनियम है उसको सिविलियन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है उससे। लेकिन यूएस को दिक्कत यह है कि इनके पास लगभग 400 किलो यूरेनियम है, 60% के एनरिचमेंट वाला यूरेनियम है। अगर उसको ये 90% एनरिचमेंट तक ले जाएं तो वो स्टॉक पाइल इतना बड़ा है कि वो आराम से ले जा सकते हैं। ये उनका मेन थ्रेट है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बार बार बोल चुका है कि एक्सक्लूसिवली पीसफुल प्रोग्राम है ईरान का। हाँ, इतना न्यूक्लियर, इतना यूरेनियम जो है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में यूरेनियम है, वो सिविलियन पर्पस के लिए तो यूज़ नहीं करोगे और 60% का एनरिचमेंट वाला तो यूज़ नहीं करोगे। अगर आपको सिविलियन पर्पस के यूज़ करना है, आप 20% एनरिचमेंट वाला भी यूरेनियम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसका काम क्या है, उस पर संशय जरूर लगाया उन्होंने, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा कि कई बार जांच किया लेकिन हमें एक्सक्लूसिवली पीसफुल ये प्रोग्राम लगता है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। और कई बार आईएईए इस बात को कह चुका है। इसीलिए आप 2015 में देखते हो कि एक डील भी हुई जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया, जिससे सैंक्शंस ईरान के ऊपर कम किए और ईरान ने भी कहा कि अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन फिर इस पूरी डील को 2018 में इन्होंने वापस ले लिया और इसमें भी ट्रंप का बहुत बड़ा रोल था। आपको पता ही है कि पूरा एकदम ऐसी तैसी कर दी ट्रंप ने इस पूरी पॉलिसी की। ये खत्म हुआ। अगर ये मान लो कंटिन्यू भी रख लेते ये लोग तो भी शांति बनी रहती और वॉर तक की बात तो नहीं आती, लेकिन इसको भी सस्पेंड कर दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर क्या हुआ आपको पता ही है, ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बहुत तेज़ किया। ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। उनके जो एनरिचमेंट साइट्स हैं, नातांज कॉम्प्लेक्स है, दूसरा फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जो है वहाँ पर काफ़ी यूरेनियम जो है डैट इज़ बरीड। उसके अलावा जो इस्फहान यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है वहाँ पर, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर, ये वो साइट्स हैं जहाँ पर ईरान का यूरेनियम हो सकता है। और इसीलिए आप देखते हो कि 2025 में जब टारगेट किया तो इन्हीं साइट्स को उन्होंने टारगेट किया। कहते हैं कि वो अंडरग्राउंड पूरा उसको उन्होंने चैनल टनल्स बना रखे हैं और उसका एंट्री पॉइंट ही इन्होंने ब्लॉक कर दिया वहाँ पर अटैक करके। अब वहाँ का एक्सेस जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। 2026 में कहा जाता है कि ईरान के पास 440 किलोग्राम यूरेनियम है जो 60% की प्योरिटी वाले हैं और उनका 90% तक प्योरिटी पहुंचना बहुत आसान है और ईरान आराम से ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बना लेगा। 2025 में इन्होंने इस्फहान और नातांज जो फैसिलिटीज़ थी इसीलिए उसको स्पेसिफिकली टारगेट किया था इजरायली एयर स्ट्राइक्स में, ताकि हम उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकें, ख़त्म कर सकें। आईएईए ने भी अपने आशंका जताई, कई बार उसको बोला कि भाई इतना यूरेनियम, इतना जो 440 किलोग्राम यूरेनियम आपके पास है ये क्यों रख रहे हो, इसके क्या रिक्वायरमेंट है आपको। अगर आप यूरेनियम चाहते ही हो, अपने सिविलियन पर्पस के लिए चाहते हो, तो आराम से कम एनरिचमेंट वाला, कम प्योरिटी वाला यूरेनियम से भी काम चला सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, यूएस और इजराइल को एक्चुअल प्रॉब्लम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है क्या, क्योंकि बाकी देशों के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। अरे पाकिस्तान जैसे चिंटू के पास न्यूक्लियर वेपन है तो भाई किसी के पास भी हो सकता है, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है। नॉर्थ कोरिया के पास सबसे बड़ा थ्रेट तो वो है आपके लिए, फिर क्यों। असल में इजराइल को सबसे ज़्यादा थ्रेट है यहाँ पर ईरान को, और इजराइल से ज़्यादा थ्रेट बाकी के गल्फ स्टेट्स को है। प्रॉब्लम क्या है ईरान के न्यूक्लियर वेपन की, कि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन प्रोसेस करता है तो इजराइल और यूएस के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन कई सारे अरब नेशंस के लिए भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे अरब नेशंस को लगता है कि पूरी रीजनल सिक्योरिटी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। और इससे होगा क्या, देखिए अगर मान लीजिए ईरान ने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम अपना बना लिया, ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, तो ये एक डोमिनो इफेक्ट का काम करेगा। सऊदी अरेबिया कहेगा कि भाई सबसे ज़्यादा थ्रेट तो हमको ईरान से, क्योंकि ईरान अब इस पूरी तरीके से इस रीजन को जो है वो डोमिनेट करेगा,
तो हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। सऊदी अरेबिया अगर न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो फिर टर्की कहेगा हम क्यों पीछे रहें, इजिप्ट कहेगा हम क्यों पीछे रहें, और फिर ये देश भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू होंगे। तो जो बैलेंस गेम है पावर का, जिसकी वजह से टर्की को दबा के रखता है यूएस, जिसकी वजह से इजिप्ट को हमेशा से दबा के रखा है यूएस ने, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन देशों को दबा के रखते हैं लोग, इजराइल अपनी खुलेआम दादागिरी करता है इन देशों के ऊपर, वो दादागिरी खत्म हो जाएगी। ये बात यूएस बहुत अच्छे से समझता है, इजराइल बहुत अच्छे से समझता है, एंड इट इज ऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि अगर ये हो गया, अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया तो ये देश भी पीछे नहीं हटेंगे, ये भी बनाएंगे, और इन देशों को तो ईरान से और ज़्यादा थ्रेट है। फिर वो वाला फैक्टर भी है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं वो ईरान के, वो और पावरफुल हो जाएंगे, वो और ज़्यादा अटैक करने लगेंगे, और इजराइल के लिए तो ये एक तरीके से पूरा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा कि भाई बार बार ईरान ने कहा कि हम इजराइल को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते, तो वो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बना लेंगे, तो उनके लिए तो पूरा ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा और ये डायरेक्ट चैलेंज हो जाएगा उनके लिए। तो इसलिए वो इनको ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनाने नहीं देना चाहते। और अगर ईरान बनाता है तो जितने भी सुन्नी लेड नेशंस हैं, जिनमें सबसे बड़ा देश है सऊदी अरेबिया, ये देश जो हैं वो ईरान की इस बढ़ती पावर से, उसकी बढ़ती डोमिनेंस से इस पूरे रीजन में परेशान होंगे, एंड दे विल आल्सो रीच आउट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। सऊदी अरेबिया ने तो बहुत क्लियरली बोल दिया कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो हमें भी न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया के लिए इजराइल तो कोई थ्रेट है ही नहीं, सऊदी अरेबिया को इजराइल से कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ कहने के लिए कि भाई पैलेस्टीनियंस, हाँ मुस्लिम्स हैं, ये वो ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, वो इंटरनली ये लोग, कोई शौक की बात नहीं कि ये लोग साथ बैठ करके, मतलब ये लोग साथ में गोल्फ खेलते होंगे, कोई शौक की बात नहीं है ये। तो सऊदी अरेबिया को फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई मुस्लिम्स और मुस्लिम यूनिटी और या है वाह है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ उन लोग का रोना है जो पाकिस्तान जैसे देश है, इनका ही रोना है। ये सब चिंटू पिंटू जो है यही सब ये काम करते हैं। ईरान का अपना अलग थॉट प्रोसेस है, सऊदी अरेबिया का अपना अलग थॉट प्रोसेस है, इनके अपने अलग बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनको कोई मतलब नहीं है उससे। तो इनके लिए ईरान इज अ बिगर थ्रेट देन इजराइल, और इसीलिए ये चाहते नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हो, और सऊदी अरेबिया वो देश है जो पूरी तरीके से इसको रोकना चाहता है। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको विरोध करने के लिए सबसे ज़्यादा सुन्नी देश जो हैं वो आतुर हैं। टर्की, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए, वरना हमें बर्बाद कर देगा ये। और दूसरी तरफ से फिर सामने आपको यूएस और इजराइल दिख रहे हैं, पीछे से ये लोग सारा गेम खेल रहे हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के अगर हम न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को देखो तो आखिर नॉर्थ कोरिया ने इसको कैसे अचीव किया। कहते हैं कि उनके पास 50 वॉर हेड्स हैं। ये प्रोग्राम 1950 में शुरू हुआ था और 2003 में 1985 में इन्होंने एनपीटी ज्वाइन कर लिया था नॉर्थ कोरिया ने, लेकिन 2003 में उन्होंने एनपीटी से बाहर आ गए। और 2006 के बाद लगातार इस आदमी ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए, यूएस की ऐसी तैसी कर दी, सारे यूरोपियन नेशंस की ऐसी तैसी कर दी, कहा मैं नहीं मानता तुम्हारा कोई भी लॉ, मैं नहीं मानता, मेरे अपने लॉज हैं। 1950 में ये पूरा शुरू हुआ था और इसमें सोवियत यूनियन का सबसे ज़्यादा मदद किया था सोवियत यूनियन ने उस समय पर नॉर्थ कोरिया की। कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी इनके साथ एक बार्टर डील करी थी। पाकिस्तान ने कहा कि भाई तुम अपने हमें नॉर्थ कोरियन मिसाइल टेक्नोलॉजी दो, इसके बदले में हम तुम्हें न्यूक्लियर गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी देंगे। कहते कि पाकिस्तान को पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए एक तरीके से इन्होंने अपनी गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी को बेच दिया था। उसके बदले में उनको बहुत बड़े अमाउंट में पैसे मिले थे ताकि ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बना पाए, इसीलिए उन्होंने बेच दिया था उसको। तो ये डील हुई इनके बीच में। और उसके बाद से रशिया और चाइना वो प्राइमरी सपोर्टर्स हैं नॉर्थ कोरिया के, जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया ये वेपन बना पाया है। और नॉर्थ कोरिया ने जो ये वेपन बनाया है इसमें पूरा असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस रशिया का है, डिप्लोमेटिक बैकिंग रशिया देता है, हर तरीके से इंटरनेशनल हेल्प जितनी होती किम जोंग उन की वो रशिया करता है। और इसीलिए आप देखते हो कि किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग अभी रिसेंटली मिले भी थे चाइना के अंदर। तो उसका एक रीज़न है, वो वाई दे गेट अलॉन्ग सो वेल, उसके पीछे का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को अगर आप देखो तो नॉर्थ कोरिया का वेपन प्रोग्राम इसलिए बन पाया क्योंकि रशिया और चाइना पीछे से उसको बैक कर रहे थे। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम क्यों बन पाया, तो 1972 में ये शुरू हुआ था। आपको पता है कि 1971 में इंडिया से वॉर हुआ, पाकिस्तान बुरी तरीके से पिटाई खाया। पाकिस्तान को लगा कि अगर हम न्यूक्लियर डेटरेंस नहीं रखेंगे तो भारत हमें खा जाएगा, आने वाले समय में निगल जाएगा, खा के निगल जाएगा, खा नहीं जाएगा निगल जाएगा, चबाएगा भी नहीं, सीधा निगल जाएगा पाकिस्तान को, नन्ना मुन्ना पाकिस्तान को। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 1998 में अपना टेस्ट किया और इन्होंने अपनी जो डॉक्ट्रिन रखी वो रखी, मतलब इन्होंने अपना जो पूरी डॉक्ट्रिन रखी वो फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन वहाँ पर रखी 1971 के वॉर के बाद। और इसमें AQ खान का बहुत बड़ा नाम आता है कि उन्होंने
बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अचीव करने के लिए। भारत ने जब 1998 में अपना टेस्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने 6 अंडरग्राउंड टेस्ट किए थे जो फेल हुए थे, और उसके बाद फाइनली वो लोग सक्सेसफुल इसमें हो पाए थे। अब इसमें पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या है? ये सब बकवास है। आतंकवाद इतना है क्या, ये खाने को पैसा नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम अचीव कर रहे हैं। तो इनकी न्यूक्लियर फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या है कि भाई अगर भारत हमारे लैंड को कब्जा कर लेता है तो होगा, अगर भारत हमारे एयरफोर्स के ऊपर अटैक कर देता, जो हम कर चुके हैं, ये कुछ नहीं कर पाए, मुंह ताकते रह गए। उसके बाद इनका है कि भाई अगर हमारी पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज करते हैं, हम क्या करेंगे तुम्हारी पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज, तुम लोग खुद ही डिस्टेबलाइज कर दोगे अपनी पॉलिटिक्स को, तुम्हारे नेता इतने शानदार पाव भर के बम लेके जेब में घूमते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वाइवल पर कोई हमें अगर ब्लॉक करता है हमारे लैंड, हमारे वाटर वे को, तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे और तब हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर को लेकर के कोई इशू होता है तो ये सारे इशूज़ के ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इनकी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अगर आपको पता हो, तो इनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर के ऊपर अटैक किया था, और इनके पास अपना कोई न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट नहीं है। ये हवा में है, सब कुछ हवा में सारी बातें होती हैं। अब जो वेस्टर्न मीडिया, अब देखिए जितनी ये देश हैं जिनके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनको किसी ने बैक किया है, और ख़ासतौर से सोवियत यूनियन, जब रशिया हुआ तो रशिया और चाइना ने इनको बैक करके इनका न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनाया। क्यों भाई? होता नहीं है, आपने एक नेता को नहीं देखा, एक नेता उसके आसपास बहुत सारे चिंटू पिंटू घूमते हैं, तो वो जो बड़ा नेता है उसके आसपास जो चिंटू पिंटू घूमते हैं, तो 10 रुपये का तुम्हारा कमाई का जुगाड़ बना देता हूँ, कहीं ठेका दिलवा देता हूँ तुमको, 10 रुपये का पार्किंग का ठेका दिलवा देता हूँ, 10 रुपये का जुगाड़ बना देता हूँ। क्यों? ताकि मेरे साथ एक बल रहे। एग्जैक्टली रशिया और चाइना ने वही किया है कि यूएस और यूरोपियन देशों को, मतलब यूएस, फ्रांस और यूके को खास तौर से टारगेट करने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हम इन देशों को लेकर के आते, खड़ा करते, ताकि ये साथ में रहें। हैं तो ये चिंटू पिंटू ही, पाकिस्तान तो पूरा ही चिंटू है, लेकिन इसको जानबूझ करके खड़ा किया गया है। भारत एकमात्र वो देश है, अगर आपको इतिहास पता हो, तो भारत एकमात्र वो देश है जिसने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहीं से बोरो नहीं की है, कहीं से चुराया नहीं है। भारत ने खुद से अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाई है। ये सबसे बड़ा लैंडमार्क था भारत के इतिहास में। अब इस्लामिक बॉम्ब का एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट उन देशों के लिए यूज़ किया जाता है कि जो भी देश मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, चाहे वो कोई भी हो, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, कोई भी देश हो, अगर वो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है तो वो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज इस्लामिक बॉम्ब। इनको सबसे ज़्यादा खतरा इस इस्लामिक बॉम्ब कॉन्सेप्ट से। अगर कोई भी मुस्लिम देश न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम अचीव करने जा रहा है तो वो यूएस और इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। वो कभी उसको अचीव नहीं करने देंगे, चाहे वो सऊदी अरेबिया ही क्यों ना हो, चाहे वो टर्की ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी देश हो, क्योंकि इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। और इसीलिए अगर आप देखो तो जब ये पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन अचीव कर रहे थे 1974 में, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़ा उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने कह दिया था कि हम भले हमें घास खाना पड़े लेकिन हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाएंगे, और तमाम ये है वो है। तो भारत को तो था ही, भारत को तो प्रॉब्लम थी ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से, इजराइल को भी प्रॉब्लम थी, और इसीलिए भारत और इजराइल दोनों ने मिल करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करी थी। और उन्होंने क्या किया था कि जो कहूता में उनकी फैसिलिटी थी उसको टारगेट भी किया था। कहते कि इजराइल के मोसाद एजेंट ने इस इस्लामिक बॉम्ब को प्रिवेंट करने के लिए कई सारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट की टारगेट किलिंग्स भी करवाई थी उस समय पर 1980 में। तो इजराइल आज का दोस्त नहीं है भारत का, और जितना थ्रेट भारत के लिए पाकिस्तान है उतना ही इजराइल के लिए भी पाकिस्तान एक थ्रेट है। वो उसको इस्लामिक नेशन की तरह ही देखता है और वैसे ही ट्रीट करता है, और उनको दौड़ा के पीटना भी चाहता है इजराइल। जैसे वो ईरान को ट्रीट करता है, जैसे वो सऊदी अरेबिया को ट्रीट करता है, वैसे वो पाकिस्तान को भी ट्रीट करता है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि क्यों पाकिस्तान यूएस के बड़ा करीब हो गया तो वो इजराइल के भी बड़ा करीब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दे डोंट ट्रीट पाकिस्तान एज अ नेशन, दे ट्रीट देम एज अ न्यूक्लियर नेशन एंड दे नो व्हाट इट कैन डू टू देम। इसीलिए वो कभी भी पाकिस्तान के या किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन के बहुत पक्ष में नहीं रहते, उनको पक्ष में बात करते हुए आप नहीं सुनोगे। यही प्रोग्राम उनको, यही प्रॉब्लम उनको ईरान से है, क्योंकि ये ईरान एक डोमिनो इफेक्ट का काम करेगा और इट विल लेड टू द क्रिएशन ऑफ इस्लामिक बॉम्ब। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।